टाइम भी लगेगा, मगर इतनी ठंड की वजह से ये पहले जमकर मर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इनको अपना दिमाग और भी तेज दौड़ाना होगा कि आखिर हम यहाँ से सही सलामत कैसे बाहर निकले। ऊपर से इनको एक और समस्या है कि फोन में नेटवर्क भी नहीं है। डेल्फी कहता है कि लगता है हमें ये बर्फ खोद कर ही ऊपर जाना होगा। तो कैरी कहती है कि बेवकूफ, हम खोदेंगे किससे ये बर्फ, इतनी मोटी है 20 फीट की होगी, और ऊपर तो किसी को पता भी नहीं है कि हम यहाँ नीचे फंसे हुए हैं, तो कौन बचाएगा हमें, कौन आने वाला है, कोई नहीं। इससे डेल्फी निराश हो जाता है और सोचता है कि बस किसी तरह यहाँ से बच निकल जाऊं, क्योंकि घर पर मेरी ये बेबी और बेटी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तभी दोस्तों उसकी नजर रशियन गार्ड की लाश पर पड़ती है और वो कैरी से कहता है कि जब ये प्लेन पे चढ़ा होगा तो क्या इसे पता होगा कि यहाँ इसकी मौत हो जाएगी, नहीं ना। तो अब इससे कैरी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि जब हमें वेस की लाश मिली थी तो उसने कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहना हुआ था, उसकी बॉडी के पास हमें कोई आइस एक्स भी नहीं मिले, यानी ऐसा हो सकता है कि वेस खोने के साथ ही प्लेन से निकला हो और प्लेन से निकलने के बाद उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो मरने वाला है, ऐसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि खूनी ने उसे प्लेन में ही मारने की कोशिश की हो और उसे प्लेन से नीचे फेंक दिया हो। डेल्फी भी कहता है कि अरे छोड़ो ना इस बात को, उसके साथ जो हुआ होगा होने दो, लेकिन अभी हमें यहाँ से बच निकलने के बारे में सोचना है, सिर्फ यही कि यहाँ से बच कैसे निकले। तभी प्राइस कहता है कि इस प्लेन में इमरजेंसी एग्जिट तो होनी चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट में एक्सप्लोजिव लगे होंगे, उन्हें एक्टिव करने से उस पर ब्लास्ट होगा। मगर डेल्फी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत, अगर ब्लास्ट सही से नहीं हुआ तो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर इतनी ज्यादा बर्फ आ जाएगी कि यहाँ का टेम्परेचर और कम हो जाएगा और फिर हम ठंड से मर जाएंगे, और वो तो छोड़ो, बर्फ जब हमारे ऊपर गिरेगी तो हम वैसे ही मर जाएंगे। मगर प्राइस मौत का इंतजार करने के बजाय ये रिस्क लेना ज्यादा अच्छा समझता है, तो किसी तरह वो सैटेलाइट फोन की बैटरी से पावर लेकर ब्लास्ट को एक्टिवेट करवा देता है और थैंक गॉड कि ब्लास्ट बिल्कुल सही से हो जाता है और इमरजेंसी एग्जिट से ये तीनों बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर अभी भी तेज बर्फीला तूफान चल रहा होता है। ये तीनों किसी तरह गाड़ी में जाकर बैठते हैं और डेल्फी वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर गाड़ी भी ठंडी हो चुकी होती है तो स्टार्ट नहीं होती। मगर कुछ देर लगातार कोशिश करने के बाद गाड़ी शुरू हो जाती है। इसके बाद ये तीनों मेन बेस पर जाते हैं। वहां सैम को जब सारा माजरा पता चलता है तो वो अपने देश के सीनियर से बात करके जल्द से जल्द प्लेन को भेजने के लिए कहता है, जिसमें बैठकर यहाँ के सारे एम्प्लॉयज वापस अपने देश जा पाए, क्योंकि सैम अब किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। मगर दोस्तों कैरी है कि बस उसे कातिल के बारे में जानना है, तो वो सैम से कहती है कि जब वेस की लाश मिली थी तो वो पूरी तरह से जमी नहीं थी, यानी उसे मरे हुए ज्यादा से ज्यादा एक ही दिन हुआ होगा। इसलिए मुझे डेटाबेस से बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उस दिन उस एरिया में प्लेन कौन लेकर गया था। सैम कहता है कि हम सभी कैंप खाली कर रहे हैं, 20 मिनट के अंदर सब यहाँ से उड़ने वाले हैं, और ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तो कैरी कहती है कि मेरे दस्ताने खो गए थे, इसलिए मेरे हाथ जम गए थे, बस और कुछ नहीं। फिर भी सैम कैरी को एक बार डॉक्टर से मिलने को कहता है, और डॉक्टर जब कैरी के हाथों की पट्टियां खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके 2 फिंगर्स बिल्कुल बेजान हो गए हैं। जब वो उनमें सुइयां चुभाते हैं तो कैरी को दर्द भी महसूस नहीं होता। तो डॉक्टर कैरी से कहते हैं कि तुम्हें